जोहार बच्चों, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज के तहत चल रहे हैं और वो सीरीज है हम लोगों का वार्षिक परीक्षा जैक के द्वारा पूछे गए पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का हल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 2024 की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए इंटरमीडिएट भूगोल विषय का हल पर अभी चल रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए 25 क्वेश्चंस। अगर आप चैनल में नए होंगे तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप इन दोनों वीडियो का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, इसको जरूर से जरूर देख लेंगे, तभी आप इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चैनल में जो नए होंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। अब विषयनिष्ठ प्रश्नों को पार्ट 2 जो सेक्शन है उस पे हम लोग चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 जैक के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के जो इंटरमीडिएट भूगोल विषय के तहत उसके मैं विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं लेने जा रहा हूं। देखिए, जैक एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट बी है वो। पार्ट ए में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे थे और पार्ट बी में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे विषयनिष्ठ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पहले वीडियो में मैंने पूरा पाठ्यक्रम बताया था, क्वेश्चन पैटर्न बताया था। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उससे आप लोग देख लेंगे ताकि आप इस वीडियो को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में जो है विषयनिष्ठ प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है। सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ए का यानी पार्ट बी का सेक्शन ए का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके आंसर हम लोग देखेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, कमेंट में कुछ बच्चे बोले थे कि कुछ बच्चे जैक के द्वारा ही जो या झारखंड सरकार के द्वारा कुछ ऐसे विद्यालय हैं हमारे राज्य में जो कि एक्सीलेंस विद्यालय के रूप में आते हैं, आदर्श विद्यालय आते हैं, वहाँ पे सीबीएसई के भी पैटर्न के आधार पर भी परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो वहाँ पे वैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से भी परीक्षा देना चाहते हैं और दे रहे हैं, तो कमेंट में किए थे बच्चे को इंग्लिश में भी लाया जाए। तो मैं आज से आपको बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं पर मैं आंसर लिखवाऊंगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ताकि दोनों बच्चों को लाभ हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 2024 में जो पूछे गए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बने रहेंगे और कंटिन्यूस को देखते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या कितने से कितने रहेगा ये, तो 26 से 34 तक। 26 से 34 इसमें टोटल कितने प्रश्न है, 9 प्रश्न है। टोटल 9 प्रश्न है। इन 9 प्रश्नों में से 7 प्रश्न ही बनाने हैं, सभी के अंक बराबर है। एक क्वेश्चन का अंक कितना है, एक ही है, इसलिए 7 क्वेश्चन है तो 7 अंक हो गए। ठीक है, आंसर में मैंने अभी बताया कि मैं बायलिंगुअल बताऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह से लिखते जाऊंगा आंसर। जो भी बच्चे हैं दोनों सीबीएसई के हों या जैक के हों, क्वेश्चन पैटर्न भले थोड़ा सा सीबीएसई का अलग होगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। तो आप क्वेश्चन लिखते चलेंगे और उस जो आपके पैटर्न में आएंगे उसी में आप जवाब देंगे इसका, तो ये दोनों बच्चों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंग्लिश में लिख दिए आंसर एनी 7 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। 26 में प्रश्न क्या है, तो साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। अंग्रेजी में उसे को देखेंगे डिफाइन द टर्म लिटरेसी। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं हम लोग, एक एक नंबर का है, ज्यादा समय नहीं देते हैं इसमें हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा डिटेल में हम लोग लिखेंगे। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति का पढ़ने, लिखने और समझ के साथ सरल गणना करने की योग्यता साक्षरता कहलाता है। क्लियर है चीजें? भारत के संदर्भ में क्या है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति का पढ़ने, लिखने और समझ के साथ सरल गणना करने की योग्यता ही साक्षरता कहलाता है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में लिख लिए हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए।
A person aged 7 years or above who has the ability to read, write and perform simple arithmetic with understanding is called literate. क्लियर है चीजें? तो दोनों का आंसर आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे दोनों का। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ऋतु प्रवास से क्या समझते हैं। ऋतु प्रवास अंग्रेजी में देख लेते हैं इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसह्यूमनेंस? ट्रांसह्यूमनेंस, तो ट्रांसह्यूमनेंस क्या है या ऋतु प्रवास क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग देख लें। ऋतु प्रवास वह ऋतुजन्य आवागमन है जिसमें लोग अपने पशुओं सहित गर्मी और सर्दी के मौसम में चरागाहों के बीच स्थान परिवर्तन करते हैं। चीजों को समझिए, यहां पे बोला जा रहा है कि ऋतु प्रवास में क्या होगा। तो ऋतु प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। ऋतु प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है किसके द्वारा, तो जलवासी पशुचारक के द्वारा। पशुचारक का एक प्रकार है जलवासी पशुचारक, जो को प्राचीनतम पशुचारण का ही एक उदाहरण है, आदिकालीन पशुचारण का। तो ऋतु प्रवास एक प्रक्रिया है जलवासी पशुचारक के तहत, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर अन्य जहां पे पशुपालक किया जाता है, चारण किया जाता है, वहां पे चारा यानी पशुओं को खिलाने के लिए चारा और जल की खोज में पशुचारक क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ स्थान परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। इसी को बोलते हैं पशु ऋतु प्रवास। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हिमालय के क्षेत्र में जाइएगा आप लोग, तो वहां पे बहुत सारी जनजातियां हैं, पशुपालक जनजातियां, जो क्या करती हैं कि सर्दियों के समय में जो पर्वतीय चोटी होती हैं वो बर्फ से जम जाती हैं, तो वहां पे घास वगैरह नहीं मिलता है, तो वहां से वो घाटी की ओर चले जाते हैं, और घाटी की ओर जाते हैं और नीचे टेम्परेचर अधिक रहता है, तो वहां पे 5 से 6 महीना तक वहां पे रहते हैं। और आपकी ये सर्दी खत्म हो जाती है तो ऊपर में जो बर्फ जमा रहता है वो गर्मी के समय में क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो वहां पे घास आ जाएंगे, तो वो फिर ऊपर की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार पशुओं के साथ उन पशुपाल चारकों का क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ऋतु प्रवास करते हैं, यानी ऋतुओं के अनुसार पशु चारकों का अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की प्रक्रिया है, आवागमन है। उसी को मैंने परिभाषा में जिक्र किया, आवागमन है। देखिए, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है। तो ट्रांसह्यूमनेंस इज द सीजनल ऑफ पीपल विथ देयर लाइवस्टॉक बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स। ठीक है ना, समर और विंटर पास्चर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको अब आप लोग जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं इसको लिख लेंगे, और जो जैक वाले बच्चे हैं वो इस जैक में हिंदी में जो लिख रहे हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29 की। नंबर 28 को देख लीजिए, कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। What type of crops are grown in Mediterranean agriculture? बात किया जा रहा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का, यानी भूमध्य सागरीय कृषि का। इसको परिभाषा देख लीजिए। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में की जाने वाली एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इस कृषि में मुख्यतः खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, जैसे अंगूर मुख्य फसल है वो, संतरा तथा अंजीर, जैतून इत्यादि। इसी को अंग्रेजी में हम लोग देखते थे, इंग्लिश में। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड, क्या है ये, हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग फाउंड इन मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग mainly fruits with sour and juicy taste are grown, such as grapes, peaches, orange, figs and olives। ये सारे हो गए। तो इतने अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग इसको पूरे से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अगर ये क्वेश्चन रहा आपको
तो इसी टाइप से आंसर लिखना है छोटे से। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में इसको आगे डिटेल देखेंगे, ठीक है। फिर भी जान लीजिए कि भूमध्य सागरीय कृषि 2 क्षेत्रों में की जाती है। पहला कौन सा हो गया, तो भूमध्य सागर के चारों ओर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का ही एक सागरीय भाग है, उससे कनेक्ट है। उसके उत्तर में आपके यूरोप वाले क्षेत्र हैं और दक्षिण में आ जाइएगा तो अफ्रीका वाले क्षेत्र। तो उसके चारों ओर वह क्षेत्र, वहां तो भूमध्य सागरीय कृषि होगी ही, खट्टे रसदार फलों की। इसके अलावे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहां पे आपको जलवायु मिलेगी। कौन सी, तो वहां पे मिलेगी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु। जैसे उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया चले जाइए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य चिली के पास चले जाइए, उसकी राजधानी सेंटियागो। अफ्रीका में जाइएगा तो नेटाल क्षेत्र वाले प्रदेश में आइएगा, दक्षिण अफ्रीका के पास। उसी प्रकार अगर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चले जाइएगा तो वहां पे आपको पर्थ मिलेगा, एडिलेड मिलेंगे। वो सब कैसे, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, वहां पे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र मिलेंगे और वहां पे ये सारी फसलें आपकी उगाई जाएंगी। यही कारण है कि यूरोप का जो स्पेन है और पुर्तगाल है, खट्टे रसदार फलों में अंगूर की खेती विशेष रूप से होती है और वहां से वाइन बनाया जाता है और विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए 29 क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है 29 और 30। तो सबसे पहले 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, या फिर व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुएं और सेवाएं आयात और निर्यात के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली प्रक्रिया है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुएं और सेवाएं क्या की जाती हैं, आयात और निर्यात के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में बेची या खरीदी जाती है। क्लियर है चीजें। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो इंग्लिश भाषा वाले बच्चे हैं उनके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर कंट्रीज एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर है चीजें। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ये जो 2 वर्ड हैं आपके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये क्या है, यही व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 माध्यम हैं के बीच, तो 2 देशों के बीच। ठीक है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग को नाम बताइए। कितना आसान है, एक शब्द में बता देना है। ठीक है, किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम आपको बताना है। नेम एनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, हालांकि आपको एक बताना है, एक ही लिखिएगा, जितना मांगता है उतना दीजिएगा। मैं हालांकि 4-5 का नाम यहाँ पे जिक्र किया हूं। सबसे पहले भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, भिलाई इस्पात प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। दूसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल। तीसरा जो मैंने आपको लिख दिया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा। ये जो 3 लोहा इस्पात उद्योगों की मैंने बात किया, ये तीनों मैंने याद करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि ये तीनों भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 56 से 61 के बीच में, उस समय ये क्रियान्वित किए गए हैं, सारे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में। अब आया तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट भी बोलते हैं, की स्थापना की गई। कहां, बोकारो में। और इसको किसके द्वारा किया गया, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यानी इसको सेल बोलते हैं, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो की स्थापना की गई। कहां, तो झारखंड में। आगे आइए 5वां नंबर पे मैंने रखा एक प्राइवेट है जो कि भारत की
एक बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो है टिस्को, जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड में। जमशेद के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, झारखंड। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल हाईवे? राष्ट्रीय राजमार्ग वह सड़क मार्ग है जो भारत के विभिन्न राज्यों और मुख्य शहरों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? एक ऐसे सड़क प्रणाली है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, नियंत्रित की जाती है, रख रखाव की जाती है, और उसे वह क्या करता है कि विभिन्न राज्यों और शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। वही मैंने लिख दिया है, इसे केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और विकसित किया जाता है। जैसे नेशनल हाईवे 33, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 7, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे देखिए, इसी को अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है इंग्लिश में। नेशनल हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेट्स एंड मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक हो गई चीजें, स्पष्ट लिखे हुए हैं, आप लोग लिख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, उसमें पूछा जा रहा है कि एलपीजी का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो देखिए, इसको दो संदर्भ में देखेंगे। अगर हम लोग 12th के एनसीईआरटी बुक की और चले, तो अगर हम लोग दो तरह से देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तहत ये हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो चैप्टर है उसमें हम लोग जाएंगे। तो एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उसी प्रकार अगर हम लोग खनिज संसाधनों या फिर परंपरागत या गैर परंपरागत जो चैप्टर है उस पर अगर इंटर करते हैं, तो उसके आधार पर ये दूसरा रूप में होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पारंपरिक आप गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, तो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं हम लोग। नगरीकरण से क्या समझते हैं? अंग्रेजी में सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण और अर्बनाइजेशन है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है, तो नगरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश या क्षेत्र की आबादी का अधिकतम हिस्सा गांवों से शहरों की ओर स्थानांतरित होकर शहरों में रहने लगता है। तो क्या निकला इसका अर्थ? कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत गांव के लोग जो होते हैं शहर की ओर मूव कर जाते हैं, वहां पे रहने लगते हैं। और जब शहर का आबादी बढ़ता है और आबादी बढ़ने से उसका क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग नगरीकरण कहते हैं। स्पष्ट हो गई चीजें? अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इधर इंग्लिश में। अर्बनाइजेशन इज the process by which a growing proportion of countries or regions population move from village to towns and cities। तो यहां पे भी वही चीज बताया गया है, अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ग्रोइंग प्रोपोर्शन, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री, किसी देश का, और रीजन्स, पॉपुलेशन मूव फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सिटीज। ये पूरी प्रक्रिया तब क्या कहलाएगी? प्रोसेस, वही अर्बनाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए नगरीकरण या अर्बनाइजेशन को एक संक्षिप्त परिभाषा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग अलग तरह से देखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखें। नेम टू ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के दो शाखाओं का नाम पूछा जा रहा है। तो ये हम लोगों का पहला चैप्टर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। तो मानव भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मैंने सारा ब्रांच का नाम लिख दिया है। आपको एक पूछे, दो पूछे, आपको जो इसमें से याद रहे वो दो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखिए, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी,
नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आवास भूगोल, हैबिटेट ज्योग्राफी, उसके बाद पर्यटन भूगोल, ये भी मानव भूगोल का ही शाखा है, टूरिज्म ज्योग्राफी और विपणन भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये भी मानव भूगोल का हिस्सा है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 34 तक कुल 9 क्वेश्चनों को देखें। इन 9 प्रश्नों में से 2024 के प्रश्न में जो जैक में आया था उसमें से 7 क्वेश्चन को लिखने थे 7 नंबर के लिए। इस बार भी वैसा ही आएगा 2026 में। तो इस प्रकार हम लोग आज इस वीडियो में क्या देखें, तो पार्ट बी के तहत विषयनिष्ठ प्रश्नों में पार्ट बी का सेक्शन ए देखें, जिसमें कि हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन को सीधे जवाब देना था, या तो 1 वाक्य में, 2 वाक्य में, या फिर एक सेंटेंस, एक परिभाषा के तौर पर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे पहले उसे देख लेंगे, तब फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें। और क्योंकि हम लोग अभी कंटिन्यू एग्जाम तक इस चैनल में बने रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद वीडियो सभी को देखने के लिए।